Okay, class, welcome to lecture number 11 on dated 14/6/2021. आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज अ रिस्क मैनेजमेंट. So it is one of the important chapter of your course because one of your 4 CLO is based on this risk management chapter. आपके टोटल 4 CLO हैं जिनमें से आखिरी CLO जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है. हम इसके ऊपर शायद 2 लेक्चर्स लगाएंगे और अभी आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का जो था सारा पर्ट CPM जो हमने पढ़ा वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको मैं पहले इसको ख़त्म करके फिर मैं बाकी जो रिमेनिंग टाइम होगा वो मैं उसके ऊपर लगाऊंगा. तो इसको स्टार्ट करते हैं जी. हमने स्टार्ट में जब हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था कि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके 5 प्रोसेसेस होते हैं. उसमें एक होता है इनिशिएट करना, दूसरा होता है प्लान करना, तीसरा होता है एग्जीक्यूट करना, चौथा होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और फिफ्थ वन इज क्लोजिंग. मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था जिसमें इन सारों के प्रोसेसेस की कुछ डिटेल लिखी थी और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो काम था वो प्लानिंग में हुआ हुआ था. ठीक है, इनिशिएटिंग में कोई खास काम नहीं होता सवाए इसके कि आप प्रोजेक्ट चार्टर की कुछ इनिशियल वर्किंग कर रहे होते हैं. क्लोजिंग में भी कोई खास काम नहीं होता, बस आप सिर्फ रिपोर्टिंग ही कर रहे होते हैं ज्यादातर. ठीक है, बाकी जो काम प्रैक्टिकली होता है वो एग्जीक्यूशन में होता है. बट एग्जीक्यूशन हम यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक हद से ज्यादा पढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये सारा ऑन ग्राउंड वर्क होता है. ठीक है, सिमिलरली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की कुछ टेक्निक्स तो हमने पढ़ी हैं. जैसे आपको याद होगा एक हमने जो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट EVM जिसे हम कहते हैं, कॉस्ट वगैरह को कंपेयर करना और वो सारा हमने पढ़ा था. तो ज्यादा जो काम होता है वो सबसे ज्यादा होता है प्लानिंग में जो कि पेपर वर्क होता है. और वही बेसिकली ये जित आपको मैंने बहुत सारे जो चैप्टर्स पढ़ाए नॉलेज एरिया में, जैसे ये इंटीग्रेशन मैनेजमेंट था, जैसे ये स्कोप मैनेजमेंट था, जैसे ये शेड्यूल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, ये जो सारा पिछले हमने पर्ट CPM पढ़े. फिर कॉस्ट मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इनमें से ज्यादातर जो हैं इनके ज्यादा पोर्शन जो है वो प्लानिंग के ऊपर ही बेस करते हैं. ठीक है, तो बाकी डेफिनेटली टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम ये क्वालिटी मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट ये सारे पढ़ सकते हैं. बट नाउ ये 10 नॉलेज एरिया थे जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और उसमें ये आपको नजर आ रहा होगा एक रिस्क मैनेजमेंट भी आता है. ठीक है, इसके अलावा जो रह गए हैं उनमें प्रोक्योरमेंट है. प्रोक्योरमेंट होता है जो आपने सामान खरीदना है, उस प्रोसेस का नाम होता है प्रोक्योरमेंट. ठीक है, स्टेक होल्डर हम पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेक होल्डर वो तमाम के तमाम लोग आते हैं जो किसी ना किसी जरिए से उस प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे होते हैं, चाहे फायदे में चाहे नुकसान में. तो ये सारे कुछ हमने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट ये हम नहीं पढ़ सके और शायद पढ़ भी नहीं सकेंगे. क्वालिटी मैनेजमेंट वाज इम्पोर्टेंट बट ये भी नहीं हम पढ़ सके, हमें इतना टाइम लग गया बाकी 4-5 को करने में जो बेसिक थे. तो खैर फिलहाल हम आज रिस्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको आने वाले टाइम पे काम भी देगा. वेन एवर यू विल ज्वाइन अ कंपनी में भी आपको स्टार्ट में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स में हो. रिस्क मैनेजमेंट का काम कहीं भी हो सकता है. अगर आपने मेरे से TQM पढ़ी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ी, तो शायद मैं उस इससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट में भी लगाऊंगा. ठीक है, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा हम उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे भी पढ़ेंगे और मैं कुछ चीजें और निकालने की कोशिश भी कर रहा हूँ. सर, जी जी. आपने TQM का पहले भी जिक्र किया था, तो ये भी हमारे कोर्स में शामिल होगी आगे मैकेनिकल में. जी, TQM आपका एक इलेक्टिव कोर्स होगा. अगर आप चाहेंगे तो उसको उठा लेंगे, नहीं तो उसकी जगह साथ एक और भी सब्जेक्ट ऑफर होगा, वो भी ले सकेंगे. एनर्जी से रेलिवेंट एक ऑफर होता है. अच्छा अच्छा. जी सर तो जी. यूजुअली आधे स्टूडेंट्स एक तरफ होते हैं आधे दूसरी तरफ होते हैं. नाउ इट्स ऑन टू यू, इफ यू विल बी इंटरेस्टेड फॉर मैनेजरियल साइड तो आप उसको पिक कर लेंगे. अगर आप एनर्जी साइड पे ज्यादा इंटरेस्टेड हुए तो फिर आप उधर चले जाएंगे. जी सर, थैंक यू. तो मैं एक फाइल खोल रहा था, शायद आपको शेयरिंग भी रुक गई होगी. मैंने एक एक्सेल की फाइल पे कुछ काम किए थे, मुझे करते करते याद आया कि चले मैं आपको जब ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता जाऊंगा थोड़ा सा. वो मैंने जरा खुद चीजें बनाई थी कुछ. ओके चलें.
जैसे जैसे वो आती जाएंगी टॉपिक में वो मैं लाता जाऊंगा, राइट। मैं वापस आता हूँ। अच्छा, रिस्क जो है ना उसके 7 प्रोसेस होते हैं। आप इसको रट्टा मारने के बजाय इसको जिसे कहते हैं ना कि कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझ लें, दर्जों के हिसाब से समझ लें। देखें रिस्क होता क्या, चले मैं एक आम जिंदगी से आपको एग्जांपल देता हूँ। खुदा ना खास्ता आप, बल्कि अल्लाह करे कि चलें आप ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। अल्लाह करे सबको ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग इज अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस हमेशा, ठीक है। वेन एवर यू विल गेट फ्री और आपके पास रिसोर्सेज हों, सरमाया हो, पैसे हों थोड़े बहुत एक्स्ट्रा, तो कोशिश करें उसको ट्रैवलिंग पे लगाएं ज़रूर। आल्दो के चाहे वो आउट ऑफ कंट्री अगर आप नहीं भी जा सकते, वो महंगा है, तो आप विद इन द पाकिस्तान तो एटलीस्ट घूम सकते हैं। बहुत सारे एरियाज हैं घूमने के लिए, तो ट्रैवलिंग इज ऑलवेज अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग कि मैंने जी अपना लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, या चलें उससे आगे मैंने नारायण का गान या उससे भी आगे जाना है, तो उसके अंदर कौन-कौन सा रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, शायद मैं आपसे पूछना शुरू करूँ तो आप ही मुझे काफ़ी सारे गिनवा देंगे, ठीक है ना? बड़े रिस्क भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं तो उसके रिस्क अलग हो सकते हैं। इट डज़न्ट मीन कि आपने वो काम नहीं करना, बट जो सिस्टमैटिक तरीका होता है काम करने का, उसका यही तरीका होता है कि आप, अच्छा, कुछ रिस्क्स जो हैं वो हम कवर भी करके जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं यार मे बी वहाँ बड़ी ज़्यादा सर्दी हो, इट इज़ वन ऑफ द रिस्क, ऑल्दो के छोटा रिस्क है लेकिन है तो सही। तो मे बी कि वहाँ से अगर मुझे कोई गर्म कपड़े या चादरें खरीदनी या जैकेट वगैरह लेनी पड़े तो बहुत महँगी पड़े, तो हम इसको घर से ही लेके जाते हैं। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ रिस्क, एक छोटा रिस्क जो है एग्ज़िस्ट करता है, जो कि सीवियर भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप जब कार के अंदर जा रहे होते हैं तो आपके पास स्टेपनी होती है, आपके पास वो तमाम टूल्स होते हैं। अगर आपको गाड़ी का टायर चेंज करना पड़ जाए तो दैट इज वन काइंड ऑफ द रिस्क, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो पेट्रोल के जो हैं वो ड्रम भी लेके जाते हैं, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ रिस्क है जी। किसी जगह पे पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है, फ्यूल की शॉर्टेज हो सकती है, और उसका ड्रम रखना भी एक काइंड ऑफ रिस्क है कि वो उसके अंदर वहां से कोई जानी नुकसान हो सकता है। तो अब ये तो एक इंडिविजुअल का एक ट्रिप है या चंद लोगों का एक ट्रिप है, लेकिन जब कोई कंपनी एक प्रॉपर, खास तौर पे एक मल्टीनेशनल टाइप की कंपनी जब कोई काम करती है, तो वो इन चीज़ों को हर लिहाज से असेस करके, इवैल्यूएट करके, ये वर्ड्स जो हैं ये हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं भी पहले रट्टा मारता होता था इन वर्ड्स को, बट अब मुझे इनकी समझ आई है। तो इनको बड़े प्रॉपर तरीके से यूज़, असेसमेंट किसी चीज़ की करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू असेस देन यू इवैल्यूएट। आप उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स देखते हैं और अल्टरनेटिव भी देखते हैं कि अगर मेरे पास एक अल्टरनेटिव है कार से जाने का, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो चलें मैं बस से जा सकता हूँ, मैं लोकल किसी और चीज़ से जा सकता हूँ। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जो रिस्क को मिटिगेट कर सकती हैं, यानी कम कर सकती हैं, ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं, या कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है? तो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो हमेशा एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से काम करती है, चीज़ों को लेके चलती है। तो अगर आप किसी जगह कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो उसके 7 प्रोसेस रिस्क में होते हैं। सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करना होता है। ये तो मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं अभी तक, उनमें आपका जो पहला स्टेप है, वो प्लान ही करना होता है, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। डेफिनेटली जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप उसको इवैल्यूएट, आप उसको असेस या आप उसके ऊपर एक्शन कैसे लेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने ये ट्रिप वाली एग्जांपल दी कि इसके अंदर मैं अपने अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करूँगा। अब एक अच्छा काम ये है कि जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है? तो उसको उस डेफिनिटली वो एक ज़्यादा अच्छा डॉक्यूमेंट बनाएगा। तो इसी तरह व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, तो आपको उन तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको एक छोटा-सा, मेरे ज़हन में एक रिस्क ये आ रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ये कहता हूँ कि यार मैं इम्पोर्ट करता हूँ गाड़ी, ठीक है? तो अब गाड़ी जब मैंने इम्पोर्ट करने जाना है, तो उसके अंदर रिस्क एक बहुत बड़ा, मेरे जो अभी मेरे वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जो ज़हन में आ रहा है कि करेंसी का रिस्क बहुत बड़ा होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई हैव अ मनी इन रुपीज़, ठीक है, मेरे पास 20 लाख की रकम है और मैंने उस गाड़ी को इम्पोर्ट करना है 20 लाख में, ठीक है, मैं उसको प्लान कर रहा हूँ,
अब वो मेरी प्लानिंग का जो फेज है उसके अंदर खुदा ना खास्ता अगर करेंसी फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होती है, करेंसी फ्लक्चुएट का मतलब है कि डॉलर प्राइस आजकल जो 155 चल रही है खुदा ना खास्ता ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो तब मुझे फिर वो 20 लाख की जगह ज्यादा देने पड़ेंगे, तो ये एक काइंड ऑफ रिस्क है। तो जब एक कंपनी प्रोजेक्ट कर रही होती है उसको, यानी कि अगर आपने लोकल करेंसी में पेमेंट, क्योंकि अगर कोई बाहर की कंपनी आएगी कोई चाइना से या कोई और किसी कंट्री से, तो वो तो शायद आपसे डॉलर में ही पेमेंट लेगी। और लेकिन अगर आप लोकल कंपनी से काम करवा रहे हैं, काफी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां पाकिस्तान में भी हैं जिन्होंने, जिनमें से कुछ ने ये मेट्रो बस ट्रेन वगैरह के प्रोजेक्ट्स में भी कुछ हिस्से किए, तो डेफिनेटली इनकी पेमेंट तो रुपीज में होनी है। तो जब वो पेमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे एक रिस्क करेंसी फ्लक्चुएट का होता भी है, ठीक है ना। तो ये सब सर रिस्क की एक टाइप है। जी जी। जी जी, पूछें। सर ये जो आप करेंसी फ्लक्चुएट की बात कर रहे थे, अगर इसमें डॉलर की प्राइस कम हो जाती है तो फिर इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? ये दोनों चीजें ये आपके लिए एक पॉजिटिव रिस्क हो गया, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है ना। अब पता है क्या होता है जब डॉलर, अब ये क्योंकि हम तो एक जनरल टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी कोई भी, अब जैसे मैंने कहा कि जी हम इंपोर्ट कोई चीज कर रहे हैं तो करेंसी, अब मे बी दूसरी तरफ कोई बंदा एक्सपोर्ट का सोच रहा हो, ठीक है ना, कोई बंदा एक्सपोर्ट का सोच रहा हो, तो जब एक्सपोर्ट का सोच रहा है और डॉलर रेट कम हुआ तो उसको नुकसान। देखें, अगर उसने एक चीज बाहर भेजनी थी $1 की, उसको बिल मिलने थे 155 रुपए, ठीक है, एकदम डॉलर की प्राइस नीचे आ गई 140 पे आ गई, अब उसको 140 रुपए मिलेंगे। तो ये दोनों तरफ से, मतलब हम तो जनरल पढ़ रहे हैं, रिस्क किसी ना एक में भी, एक चीज जो है वो एक बंदे के लिए रिस्क हो लेकिन दूसरे बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी हो, उसके अंदर फायदा हो। तो ये यानी कि आगे हम देखेंगे रिस्क सम टाइम पॉजिटिव भी होते हैं, ये बाजुकात आपको अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी लेके जाते हैं, ठीक है। आगे मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा अभी आपको जो मैंने बनाया था, और आपको एक ग्राफ भी दिखाऊंगा जिसके ऊपर ये दोनों दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, पहला है हमारे पास प्लान, दूसरा है आइडेंटिफाई रिस्क, तीसरा होता है जी आपने क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। ये वर्ड जो है ना, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इनके ऊपर बड़ी लंबी रिसर्च है, ठीक है ना। ठीक है, और क्योंकि मेरी अपनी रिसर्च भी इन वर्ड्स के गिर्द, खासतौर पे क्वांटिटेटिव के गिर्द घूमती है, इस वजह से इसके ऊपर तो इतनी लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये समझा देता हूँ कि क्वालिटेटिव वो होता है जिसके अंदर आप क्वांटिफाई नहीं करते, चीजों की नंबरिंग नहीं करते, यानी आप चीजों को वैल्यू नहीं देते, किसी क्वांटिटी की शक्ल में नहीं देखते। क्वांटिटेटिव होता है जिसको आप किसी क्वांटिटी की शक्ल में देखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट कहूँ जी पिछले 5 साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो डेट विल बी अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इसके अंदर मैंने क्वालिटेटिव यानी कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन दी है। लेकिन अगर मैं इस जुमले को इस तरह से बोलूं कि यार पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो 10% बढ़ गई है और जो गुर्बत है वो 15% बढ़ गई है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने नंबरिंग दे दी, मैंने क्वांटिफाई कर दिया चीजों को, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप इसका कर रहे हैं रिस्क में। तो पहले तो आप एक टर्म यानी एक जुमले की सूरत में उन रिस्क को लिखेंगे कि जी ये करेंसी जो है अगर वो फ्लक्चुएट हुई, यानी कि अगर दूसरी साइड पे अगर डॉलर महंगा हो गया तो मेरा ये रिस्क है, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन मैं अगर उसको क्वांटिटी कर दूं ना कि यार अगर करेंसी 5 रुपए गिरी तो मुझे इतने परसेंट लॉस होगा, तो यहाँ पे मैंने उसको क्वांटिटी दे दी, मैंने उसको क्वांटिटेटिव रिस्क दे दिया, ठीक है। तो आमतौर पे अच्छा एनालिसिस, वैसे ये दोनों ही रिसर्च में चलते हैं, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी, बट जनरली क्वांटिटेटिव को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये चीज़ों को क्वांटिफाई करके आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा होता है। जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, पब्लिश करवाते हैं या रिसर्च करते हैं, तो जब आप क्वांटिटी, जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी करेंगे, अगर आप ये कहें यार अच्छा हम जो है वो फ्यूल में इस तरह चेंजिंग करें, चले मैकेनिकल की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम फ्यूल में इस तरह चेंजिंग करें तो उससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, और जो वो इंजन धुआं छोड़ रहा है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है, उसमें कमी हो जाएगी। नाउ दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। बट इफ आई विल स्टेट लाइक के यार अगर मैं इस फ्यूल के अंदर कुछ इस तरह से करूं कि इसकी इंजन की एफिशिएंसी 5% बढ़ेगी और जो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन जा रही है वो इतने यानी 10-15% कम हो जाएगी, तो अब मैंने उसको एक क्वांटिटी दे दी।
तो जनरली क्वांटिटी देने के लिए आपको क्वालिटी यानी आपको क्वालिटेटिव स्टेटमेंट पहले बनानी पड़ती है, तभी आप उसको क्वांटिटेटिव देते हैं। नॉट इन एवरी केस बट जनरली ऐसा होता है। सो इसीलिए ये स्टेप्स हैं, पहले आप प्लान करेंगे, फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को, फिर आप क्वालिटेटिव एक एनालिसिस करेंगे, फिर आप क्वांटिटेटिव करेंगे यानी आप उसको क्वांटिटी की शक्ल में करेंगे। और फिर जब ये काम कर लिया आपने, ये 4 स्टेप्स कर लिए, तो फिर आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे, यानी कि आपने जो रिस्क को आइडेंटिफाई किया, आपने उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, फिर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का फायदा ये होता है कि जब आप एक रिस्क लेते हैं ना, आप एक रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि यार ये रिस्क कितने परसेंट नुकसानदेह है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जी आप ये कहते हैं यार मैंने गाड़ी लेके जाना है लाहौर से इस्लामाबाद, तो मेरे टायर पंचर होने के चांसेस कितने परसेंट हैं। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है सबने, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और अगर वो टायर पंचर हो जाए तो उसकी सेवेरिटी यानी उससे मेरे ऊपर असरात क्या होंगे। तो ये दो फैक्टर्स हम देखते हैं, एक को हम कहते हैं इम्पैक्ट और दूसरे को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। या आगे मैं आपको एक चार्ट, एक एक्सेल की शीट भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने खुद भी एक प्रोबेबिलिटी और इस तरह का एनालिसिस किया हुआ है इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी का। तो वो आप एक क्वांटिटी की शक्ल में देख लेते हैं, यानी एक नंबर देते हैं उनको, उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो बड़ा नंबर होता है इसका मतलब वो रिस्क ज्यादा उसको देखना है। तो जब उसको ज्यादा देखना है तो आप फिर उसको कम करने के लिए उसका एक रिस्क का रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। प्लान करते हैं रिस्क रिस्पॉन्स को और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट के बाद अगली स्टेज डेफिनेटली मॉनिटर की होती है, ठीक है। तो ये आपके 7 स्टेप्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, ठीक है। कौन कौन से आपने प्लान करना है रिस्क मैनेजमेंट को, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है रिस्क कौन कौन से हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर आपने रिस्क इसका जो रिस्पॉन्स है उसको प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मॉनिटर करना है। ओके, कुछ रिस्क्स की एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं, चले मैं इनमें से बारी बारी कुछ को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्कोप क्रीप इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क। स्कोप का मतलब आपको मैं काफी दफा बता चुका हूँ। स्कोप आपको दिया जाता है किसी प्रोजेक्ट का कि आपने उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो स्कोप क्रीप का मतलब ये होता है कि आपने एक काम 1 साल में करना है, बीच में से 8 महीने गुजर गए हैं, लेकिन वो काम अभी 20% भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आप अपने स्कोप में यानी कि जो आप हासिल करना चाहते हैं विद इन टाइम वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए स्कोप क्रीप, ठीक है। जो उस प्रोजेक्ट का स्कोप था वो आप हासिल नहीं कर पा रहे विद इन टाइम एंड विद इन बजट। अच्छा, दूसरा है जी आपका बजट रिलेटेड रिस्क। ये तो आपको वैसे ही समझ आ रही होगी कि जी बजट जो है वो कम पड़ गया, पैसे कम पड़ गए, दैट इज अ बजट रिलेटेड रिस्क, ठीक है। इंटीग्रेशन रिस्क, हमने एक इंटीग्रेशन का वैसे चैप्टर भी पढ़ा है, बट आपको मैंने शायद उसमें भी बताया था कि प्रोजेक्ट के कई हिस्से होते हैं, उनको आपस में इंटीग्रेट करना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मिलाना है। तो मे बी किसी वजह से वो इंटीग्रेट ना हो पा रहे हों, या कोई टाइम या कॉस्ट या स्कोप का कोई मसला आ रहा हो, या कोई आगे पीछे काम हो रहा हो, तो ये आपका एक रिस्क होता है कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेट ही नहीं होगा, ठीक है। एक रिस्क बड़ा जो हमारे एक मुल्क में बड़ा कॉमन है, रेजिस्टेंस टू चेंज। वेन एवर यू ट्राई टू ब्रिंग सम चेंज, ठीक है, तो उसके खिलाफ बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है। वेन एवर यू गो टू डू समथिंग पॉजिटिव इन योर इंडस्ट्री, आप देखेंगे वहां पे काफी एजिड लोग होते हैं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको हमेशा रेजिस्ट करेंगे। आप बल्कि अपनी सोसाइटी में भी देख लें कि आपकी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, तो अब तो खैर लोग काफी हद तक अडॉप्ट कर रहे हैं, बट पहले बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आती थी, अभी भी आती ही है कहीं ना कहीं। रिसोर्स रिस्क का मतलब होता है कि जी आपने वो जो रिसोर्सेज यूज करने हैं वो आपको उस रीजन में ना मिल रहे हों या बहुत महंगे मिल रहे हों, ठीक है, आपकी एक्सेसिबिलिटी ना हो उन तक, ठीक है। कोई मशीनरी ऐसी है जो आपके एक्सेस में ना हो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क होते हैं जी, आपने जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे अगेन ये मेट्रो ट्रेन वाली एग्जांपल आती है कि इसमें कंपनी जो थी वो काम नहीं कर रही थी ठीक से, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड रिस्क भी हो सकते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट्स, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी कंपनी के साथ तो किसी भी मामले पे डिस्प्यूट आ सकता है, वो क्वालिटी पे भी हो सकता है, वो पैसों पे भी हो सकता है, वो किसी भी मामले पे हो सकता है, तो ये भी एक रिस्क है, ठीक है। ये सब वो रिस्क हैं जो कॉमनली प्रोजेक्ट्स में आ सकते हैं। स्पॉन्सर सपोर्ट, आपको किसी ने स्पॉन्सर किया किसी भी काम से, आपको कोई स्पॉन्सर करना है पढ़ने के लिए, ठीक है ना,
तो अचानक किसी भी वजह से वो अपनी स्पॉन्सरशिप रोक दे, कैंसिल कर दे, व्हाटसोएवर, ठीक है, तो ये भी एक रिस्क है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क है जी, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट हो जाए, वो खत्म हो जाए, या जो नई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इतनी ट्रेनिंग ना हो, इस तरह की बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं। शेड्यूलिंग रिलेटेड रिस्क होते हैं जी, टाइम आपने चीजें प्लान की हुई हैं, एकदम कोरोना आ गया या खुदा ना खासा कोई बड़ा हादसा हो गया, ठीक है, कुछ जिसकी वजह से आपकी सारी शेड्यूलिंग मुतासिर हो गई। ओके, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज, प्रोजेक्ट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर सकता है जो उससे पहले होनी जरूरी होती हैं। जैसे इफ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ डैम, ठीक है, तो आपको उससे पहले क्या एक्सक्यूज मी करना पड़ता है आपको? जी जी जी। सर, ये जो कोरोना में आपने भी जिक्र किया कि हमारा जो प्लान है वो खराब हो गया, लेकिन सर क्या जी जो हम जो काम कर रहे हैं वो पॉसिबल है कि वो ऑनलाइन कन्वर्ट हो, जैसे हमारी क्लासेस ऑनलाइन कन्वर्ट होगी, हमारा काम जा रहा है लेकिन सारे सारे फिजिकल नहीं ना हो भी हो? सकते ना, सारे नहीं हो सकते ना। इफ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज तो वो तो नहीं आप ऑनलाइन कर सकते, या अगर आप कोई घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और किसी वजह से करो, अभी अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में तो चले हालात उस तरह तक नहीं पहुंचे, लेकिन अगर किसी भी वजह से सारा कुछ बंद हो जाए, पीछे से चीजें ही आना बंद हो जाएं, तो आपका तो अच्छा खासा वो जो है वो नुकसान हो सकता है। या चलें इसको भी आप छोड़ दें, अगर आपने कोई बैरून मुल्क ट्रैवल करना हो, मैंने ये पिछले एक साल में काफी एग्जांपल देखी हैं जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, या बाहर से कोई चीज मंगवानी हो, इंपोर्ट करनी हो, तो उससे उससे रेलिवेंट कोई भी चीजें, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक एग्जांपल जो है ना वो सारी चीजों पे कभी भी अप्लाई नहीं हो सकती। मे बी इनमें से आपको कोई भी, अच्छा, रिस्क जरूरी नहीं है कि अगर हो ही, ठीक है ना, ये भी जरूरी नहीं होता कि ये हो ही, हो सकता है ना भी हो, बट हमने इनको फाइंड आउट करके इनको प्लान जरूर करना है सबको, कि अगर ये हो गया तब हम क्या करेंगे, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस होनी चाहिए। तो इस वजह से हम ये सारा डिस्कस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की एजम्पशंस का मतलब होता है जी, आप शुरू में कुछ चीजों को एज्यूम करते हैं, जैसे ये अगेन कोरोना वाली चले एग्जांपल आ गई, कि मैंने एज्यूम किया कि जी मैंने अगले एक साल के अंदर एक फलां चीज इंपोर्ट करनी है, या मैंने फलां चीज बनानी है। कोरोना या कोई और, चलें कोरोना को भी छोड़ दें, खुदा ना खास्ता कोई और जल्जला सिला, कोई और इस तरह की मुसीबत आ गई जिसकी वजह से सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, एजम्पशंस में एक और वही करेंसी वाली एग्जांपल भी आ जाती है कि व्हेन एवर आई वाज जस्ट टेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी से, तो मैंने उस वक्त डॉलर प्राइस थी 100 रुपीज, ठीक है, तो अब मैंने अज्यूम किया कि डॉलर प्राइस जो है वो 100 ही रहेगी अगले 6 महीने में, ये मेरी एजम्पशन थी। लेकिन वो ठीक ना रही और वो ऊपर चढ़ गई, तो ये मेरी एजम्पशन खराब हो गई, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क हो सकता है। स्किल्स रिस्क होता है जी, आपके पास रिक्वायर्ड स्किल के बंदे ना हो, या टाइम पे ना मिले। समटाइम ऐसा होता है मकान बनवा रहे होते हैं और मिस्त्री भाग जाता है, ठीक है, तो वो आपका एक काम अच्छा खासा लटक जाता है, लेट हो जाता है। ओके, आर्किटेक्चर रिस्क अगेन वही चीज हो सकती है कि जी आपने जो चीज बनाई है उसका जो आर्किटेक्ट किया है, आर्किटेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो घर हम आर्किटेक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्ट का मतलब होता है कि हम एक मॉडल बनाते हैं कोई भी काम करते हुए। उस मॉडल में हम ये डिफाइन करते हैं कि इस जगह से इनपुट्स आएंगी, इस जगह पे प्रोसेस होगा और इस जगह पे हमें आउटपुट मिलेगी। ये एक मॉडल होता है, ठीक है, वो आर्किटेक्ट भी आप उसको कह सकते हैं, आर्किटेक्ट या मॉडल। तो उसके अंदर कोई रिस्क आ जाए, उस सिस्टम में कोई रिस्क आ जाए, स्टेक होल्डर की तरफ से कोई रिस्क आ जाए जी, स्टेक होल्डर अब मैंने जैसे आपको बताया कई होते हैं जी, अवाम जो आम है वो भी रिस्क, मतलब वो भी स्टेक होल्डर हैं। तो या जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, तो मे बी उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ जाए क्वालिटी के ऊपर या स्कोप के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, तो वो एक रिस्क हो सकता है। ऑपरेशंस रिलेटेड रिस्क, आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं इंडस्ट्री में या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके अंदर रिस्क आ सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आप काम करते हुए मशीनरी का एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका डॉलर प्राइस है, ठीक है। बेनिफिट शॉर्टफॉल, ये हो सकता है कि जी आपने जो बेनिफिट लेने के लिए वो काम किया है वो बेनिफिट पूरा नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो पूरा नहीं हो रहा या बहुत कम हो रहा है। हेल्थ एंड सेफ्टी, खुदा ना खास्ता वही अगेन बात है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को और इशू पड़ जाए। लीगल रिस्क होता है जी, आपका कोई काम करते हुए आपका कोई ऐसा स्टेक होल्डर सामने आ जाए जो आपके ऊपर कोई केस कर दे कि जी, ये जैसे अब ये अगेन वो ट्रेन बनाते हुए जो है वो इर्द गिर्द के रिहायशी जिनकी इमारतें गिर रही थी, ठीक है, उनमें से कई लोग केस करने चले गए थे, तो ये लीगल रिस्क हो सकते हैं।
क्वालिटी रिस्क, आप अगर काम जो किया है वो रिक्वायर्ड क्वालिटी का नहीं है, दोबारा करना पड़ा, तो वहां पे आपका पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट रिलेटेड हम पहले भी ये कुछ चीजें शायद रिपीट भी हो रही हैं कि आपको जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही। प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी, आपका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है, और वो आप नहीं कर पा रहे। एक्सेल फाइनल ईयर के बच्चों के साथ ये हो जाता है, ठीक है, वो नहीं मतलब एक कम्प्लेक्स किस्म का प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं और वो नहीं उनसे बाद में हो रहा होता 1 साल में, ठीक है, तो वो एक रिस्क होता है। ठीक है, ओके जी। फोर्स मेजोरी यानी कि आप कुछ ऐसी चीज है जो फोर्सफुली आप नहीं उसको अडॉप्ट कर पा रहे, या फोर्सफुली जो है वो आपको तंग कर रही है। ठीक है, सप्लाई, या यस दिस इज अगेन अ बिग रिस्क। ये सप्लाई रिलेटेड रिस्क जो होता है ना, आप इसको इस तरह से समझ लें कि जैसे अब मैंने एक, जैसे बड़े स्टोर है, मेट्रो है, हाइपर स्टार वगैरह है, इनके बहुत सारे सप्लायर होते हैं जो इनको सप्लाई दे रहे होते हैं चीजों की। ठीक है, अगर वो सप्लायर इनके लिए, अगर आप इन सेक्टर में जाकर रिस्क को आइडेंटिफाई करें तो इनका सबसे बड़ा रिस्क होगा सप्लायर रिलेटेड रिस्क, कि सप्लायर ने टाइम पे चीज नहीं दी या क्वालिटी की चीज नहीं दी। ठीक है, तो वो उनके लिए सप्लायर रिलेटेड रिस्क हो गया है। रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है जी, कि कोई रेगुलेशन ऐसे गवर्नमेंट बना दे, जैसे अब अ, हम मजदूरों से काम जो करवा रहे थे, उनकी मिनिमम वेज जो थी वो 15,000 या 16,000 थी शायद, एकदम बजट आ गया, गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी 20,000 होगी, तो अब वो कंपनी जिसने उनको देने हैं, पैसे पे करना है, उनके लिए एक वो रिस्क है। प्रोक्योरमेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जी, चीजों की परचेजिंग का नाम होता है प्रोक्योरमेंट, यानी आपने जो इनपुट्स यूज, अगर मैं घर बना रहा हूँ उसके लिए मुझे सीमेंट, बजरी, ये सारी चीजें जो चाहिए हैं, ईंटें, ये सारी मुझे जो इनको खरीदने का प्रोसेस है, डेट इज अ प्रोक्योरमेंट रिस्क। ठीक है, इसमें कई तरह के रिस्क हो सकते हैं, जैसे मेरा उनसे कन्फ्लिक्ट हो सकता है पैसों पे, मेरा क्वालिटी पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मेरा और कई चीजों पे, यानी कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर हो सकता है। तो ओके, सिक्योरिटी रिलेटेड, हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज रहे हैं आज से 8-10 साल पहले, जब बहुत ज्यादा धमाके भी होते थे। ठीक है, तो उस तरह के कोई रिस्क आ सकते हैं कि अचानक खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के हालात, जब ये बेनजीर की असैसिनेशन हुई थी उस वक्त बहुत सारे लोगों के नुकसानात हो गए थे। प्रोजेक्ट एस्टीमेट आपके गलत, यानी आपने जो बजट के एस्टीमेट्स किए हैं वो आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, जो आपने पैसों के एस्टीमेट किए हैं, जो टाइम के किए हैं, वो गलत हो सकते हैं। जो हमने पर डे सीपीएम में नंबर ऑफ वीक्स या डेज निकाले में भी वो गलत हो जाएं। पॉलिटिकल रिस्क होते ही हैं जी, आपको पता है जी, हमारी स्टॉक मार्केट, पॉलिटिकल रिस्क, अगर कोई ऐसा बड़ा आ जाए कि जी किसी अपोजिशन के बंदे को अरेस्ट किया तो एकदम स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है, तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। डिजाइन रिस्क होता है जी, आपने जो ब्रिज या जो पुल डिजाइन किया है या जो सड़क डिजाइन की है उसकी डिजाइन ठीक नहीं है, वो रिस्क हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जिस जगह काम करने जा रहे हैं, कोई बहुत दूर दराज इलाका है, वहां पे उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका रिस्क हो सकता है। ठीक है, रेपुटेशन रिलेटेड, रेपुटेशन, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको अपने रिप्यूट की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। ठीक है, अगर आज मतलब सैमसंग के मोबाइल्स में कोई बड़े मसले आना शुरू हो जाएं तो उनकी रिप्यूट मुतासर होती है। पार्टनर रिस्क, बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो जॉइंट वेंचर में काम कर रही होती हैं, दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में मिल के काम कर रही होती हैं, अपना सरमाया लगा रही होती हैं, तो उनमें से कोई एक पार्टनर कोई ऐसा स्टेप ले ले कि जी नहीं मैंने अलहदा होना है, या कोई और इस तरह का कोई कर दे, तो ये आपके पार्टनर रिस्क हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क जी, सर आप, जी जी सर ये जो जी जी, रिसेंटली हुआ है का गूगल के साथ अकाउंट वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ था, तो जी ये उनके लिए बिल्कुल रिस्क था बिल्कुल, या फिर जैसे उनके डेफिनेटली आप बिल्कुल, प्रोडक्ट्स नहीं बेचते? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये रिस्क था। वैसे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जनरली जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, लेकिन बहरहाल बिल्कुल ऐसा रिस्क है कि चाइना की बहुत सारी कंपनियां जो जो हैं, क्योंकि उनके राइवलरी चल रही है यूरोप या वेस्ट के साथ। ठीक है, तो इस वजह से आप जब चाइना की कोई भी चीज खरीदते हैं, इवन के वो चाइना के लिए तो चले बहुत बड़ा रिस्क है ही, यानी उनकी कंपनी के लिए, हमारे लिए भी, मैं भी हवावे यूज करता था किसी जमाने में, तो वो मेरे लिए भी रिस्क था कि अगर मैं दोबारा, मैंने हवावे में, हालांकि अच्छा खासा मैं उसका सेटिस्फाइड कस्टमर था, बट जब मैं दोबारा लेने जाना था तो मेरे जहन में वही आया कि यार कल को कोई मसला हुआ तो हवावे के मसाइल आने हैं, सॉफ्टवेयर टाइप मसाइल आने हैं, तो इस वजह से मैं उसे ना खरीदूं, तो यस दिस इज रिस्क। और देखिए, मैं उनका एक कस्टमर था, मैं गया, मेरे सारे जैसे कई गए होंगे, तो यस दिस इज आल्सो अ रिस्क। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिस्क होता है जी, आपकी हैकिंग हो जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन की हैकिंग हो जाती है। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा होती है।
मार्केट रिलेटेड रिस्क, आपकी मार्केट में किसी भी किस्म की वेरिएशन आ सकती है। अगर कोई बंदा कोई चीज बना रहा है, पहले कोई कंपेटिटर नहीं था, अचानक कोई कंपेटिटर आ जाता है, तो वो एक रिस्क है, ठीक है, वो पूरी मार्केट को डिस्टर्ब करेगा या आपकी सेल को करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। ओके, प्रोजेक्ट प्लानिंग रिलेटेड, हमने ये जो इतना लंबा चौड़ा काम किया प्रोजेक्ट प्लानिंग में, उसमें हमने इंटीग्रेशन भी पढ़ी, टाइम भी पढ़ा, शेड्यूलिंग भी पढ़ी और बहुत बहुत सारी चीजें पढ़ी। इसकी प्लानिंग के अंदर आपने कोई गलतियां कर दी हो तो इसके रिस्क होते हैं। खैर ये कुछ कॉमन रिस्क थे, ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपके जहन में होने चाहिए कि यार रिस्क किस किस्म के हो सकते हैं। ये जस्ट वो एक उसने उसका एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि ये रिस्क हो सकते हैं डिफरेंट सेक्टर में, जरूरी नहीं है कि ये सारे रिस्क किसी एक सेक्टर में हों, ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि इनमें से आधे भी हों। हो सकता है इनमें से कोई एक रिस्क हो जो किसी एक सेक्टर में हो बाकी ना हो, या हो सकता है कि 10 हो बाकी ना हो। तो ये एक जनरल उसने एक लिस्ट बनाई है कि ये लिस्ट ये रिस्क किसी भी काम में एग्जिस्ट कर सकते हैं या इनमें से कुछ कर सकते हैं। तो कंसिडरेशन ये होती है, आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट का साइज देखना है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। डेफिनेटली जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें उतने ही ज्यादा रिस्क होंगे, और जितना बड़े से मुराद है उसका बजट ज्यादा है, स्कोप उसका ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, ठीक है। यानी जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसकी ये तीन चीजें ज्यादा होंगी। प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी उसके अंदर इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी कितनी यूज होनी है, जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा रिस्क है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है जी प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो क्या हम इस प्रोजेक्ट को करने के बाद कोई एक्सक्यूज मी ब्रेक थ्रू देख सकते? जी जी। सर, ये जो आप लफ्ज यूज कर रहे हैं रिक्स, सर ये रिक्स हमारे जो है वो बजट के हिसाब से आप लगा रहे हैं या न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन करने के लिए बता रहे हैं कि भाई ऐसे ना हो तो ऐसे चीजें। आपने वर्ड कौन सा बोला, मुझे वर्ड नहीं समझ आई। जी जी, मुझे ना आपका क्वेश्चन असल में पूरा ना सुनाई दिया ना समझ आया। सर वो आपने एक रिक्स लफ्ज यूज कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, वो मैं उसी की बात अ, कर रहा हूँ सर, उसी बेस पे। लफ्ज कौन सा है, मुझे दोबारा बोलें। रिक्स सर, रिक्स। आई डोंट नो, पता नहीं। इफ समवन एल्स सर इज जी वो गेटिंग हिज पॉइंट तो मुझे रिस्क बताएं। कहना चाह रहे हैं, अच्छा, रिस्क रिस्क कहना की चाह बात रहे कर हैं। रहे हैं जी। राइट, न्यू टेक्नोलॉजी में देखें, जितनी ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी उतने आपके रिस्क ज्यादा हो जाएंगे। इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। देखें, आप जिस इलाके में काम कर रहे हैं वहां पे न्यू टेक्नोलॉजी की उस तरह से एक्सेस ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ही में से कुछ लोग हो सकता है कुछ दूर दराज गांव देहातों में बैठे हों, ठीक है, तो उनके लिए ये मेरा लेक्चर लेना एक ज्यादा रिस्क है, ठीक है, एज कंपेयर टू वो लोग जो लाहौर में बैठे हैं, मेरे ख्याल से। तो आप ये अगर मैं इसको एक प्रोजेक्ट ही बनाऊं, मैं जो लेक्चर दे रहा हूं मैं इसको एक प्रोजेक्ट ही बनाऊं, तो इसके अंदर क्योंकि मैं न्यू टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए रिस्क ज्यादा है। अच्छा, इसको एक और एंगल से भी देख लेते हैं। वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर लेवल्स ऑफ इनोवेशन, ये बड़ा अच्छा वर्ड इसने यूज किया, लेवल ऑफ इनोवेशन ज्यादा हो, वो प्रोजेक्ट ज्यादा कम्प्लेक्स होता है और उसमें रिस्क भी ज्यादा है। मैं अगेन चलें उसी पे जाते हैं। आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बच्चा कोई बड़ा बाला किस्म का प्रोजेक्ट पकड़ लेता है, जी मैं ये करूंगा कोई इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है ना। अब उसके अंदर डेफिनेटली इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज है, और जब ज्यादा यूज है, से आप में से कोई कहता है जी मैंने प्रोग्रामिंग भी करनी है, ठीक है, आजकल वैसे बड़ा कॉमन है, हम अपनी फील्ड तक नहीं फिक्स रह सकते, हमें कंप्यूटर सीएस को या बाकी चीजों को साथ साथ एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो से आप में से कोई बंदा कह देता है जी मैंने को रोबोटिक्स में ऐसा काम करना है जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग भी खुद करनी है या ये सारे काम भी करने हैं। अब आप न्यू टेक्नोलॉजी या लेवल ऑफ इनोवेशन बढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट ज्यादा कम्प्लेक्स हो रहा है और उसमें रिस्क की तादाद बढ़ती जा रही है एज कंपेयर टू उसके जिसने कोई ट्रेडिशनल काम करना है, वो ज्यादा आसानी से कर लेगा या उसके लिए कम्प्लेक्सिटीज कम होंगी, ठीक है, उसके लिए इनोवेशन कम होगी, उसके लिए रिस्क कम होंगे। लेकिन वो आपने लाइफ में वही सुना है ना कि जितना बड़ा रिस्क है उतना ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और फिर ब्रेक थ्रू भी होता है, ठीक है। एक नीचे वर्ड आ रहा है ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज का, यस दिस इज अगेन द सेम वर्ड। आर यू एक्सपेक्टिंग सम ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज? आप ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं जी मैं कोई ऐसा रोबोट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है,
जो मतलब बड़ा कोई फायदेमंद, या आप कह लें कि हमें एग्रीकल्चर में या किसी साइड पे बड़े कोई फायदेमंद चीज बनने जा रही है। अब वो आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें इनोवेशन बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, लेकिन उतने ही बड़े रिस्क भी हैं। आप डेफिनेटली आप अपने करियर का इंपॉर्टेंट टाइम उस पे लगाने जा रहे हैं, वो फेल हो भी सकता है। बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, फंडिंग के रिस्क हो सकते हैं, कोई रेगुलेटरी रिस्क हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। बट अगर आप कोई ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी निकालने जा रहे हैं तो डेफिनेटली लेवल ऑफ रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये सारी जो स्लाइड है इसके अंदर यही चीज उसने बताई है कि प्रोजेक्ट का साइज, उसकी कम्प्लेक्सिटीज और उसकी इंपॉर्टेंस, ये सब मिलके जो है वो रिस्क को बढ़ाते या कम करते हैं। इसके बाद फाइनल पॉइंट वो ले रहा है डेवलपमेंट अप्रोच। मैंने आपको शायद ये पहले भी बताया हुआ है कि दो किस्म की अप्रोच होती है प्रोजेक्ट्स की, एक को हम कहते हैं वाटरफॉल और दूसरे को हम कहते हैं एजाइल। अब आई डोंट नो इनमें से कोई एक मैंने शायद आपको बताया था। वाटरफॉल जो होता है वो ट्रेडिशनल वाटरफॉल जो होता है ना, पानी का गिरना, वो बड़ा स्लो स्लो धीमे धीमे तरीके से होता है, डेट्स वाई ये नाम इसको दिया गया है। वाटरफॉल वो होता है जो ट्रेडिशनल तरीका है प्रोजेक्ट करने का, जिस जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तरीके से आप ब्रिजेस बनाते हैं, आप सड़कें बनाते हैं, ठीक है। इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी आपने पहले दिन से जो प्लान किया है वो आखिरी दिन तक वही चलना है, उसमें कोई चेंज नहीं होना। लेकिन जो एजाइल होता है ना, इसके अंदर प्रोजेक्ट की प्लानिंग बार बार चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने विंडो बनाई है, ठीक है ना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो बनाई है, तो विंडो 10 के अंदर ही अगर आप देखें तो अब तक पता नहीं लातादार मुझे हर महीने अपडेट्स करनी पड़ती हैं। तो वो मुस्तकिल, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है, वो एजाइल है, वो एडॉप्टिव है। एडॉप्टिव का मतलब है वो एडॉप्ट कर रहा है चीजों को बार बार। दैट प्रोजेक्ट इज विल नॉट बी कंप्लीटेड अनलेस के जब तक उसका यूज खत्म होगा। तो उसके अंदर वाटरफॉल अप्रोच नहीं चल सकती, वो एडॉप्ट कर रहा है चीजों को, ब्रेक थ्रू कर रहा है, बार बार चीजें एडॉप्ट कर रहा है, नई चीजें ला रहा है, नई चीजें डाल रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें कि दोनों में फर्क, मतलब ये अब ये नहीं है कि वाटरफॉल को बुरा है। वाटरफॉल ने अपनी जगह, आप जो पुल हैं, जो सड़कें हैं, उनमें आप एजाइल अप्रोच लेके ही नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो प्लान पहले से होनी है और उसके अकॉर्डिंग ही बननी है, और उसमें एजाइल का काम ही नहीं है कोई, ठीक है। लेकिन एजाइल अप्रोच जहां यूज हो रही है वहां पे एजाइल ही होनी है। जैसे अगर आप सैमसंग की कंपनी को देखें, आप हवावे की कंपनी को देखें, आप बाकी मोबाइल फोन्स की कंपनीज को देखें, इनको एजाइल रहना पड़ता है, क्योंकि इनके बार बार वर्जन चेंज होते हैं। एक वर्जन रिलीज हुआ, कोई दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, ठीक है। तो इवन कि अब तो सेम वर्जन्स में, यानी कि अगर आप सैमसंग देखें A21 A31 देखें, तो उनके आगे A21s आ गया, फिर A22 भी शायद आया है, 32 भी आया। तो वो उसी मॉडल को पकड़ के उसके अंदर ही बहुत सारी एजाइल अप्रोच लेके आ रहे हैं, ठीक है। और अगर वो ये नहीं करेंगे, अगर वो वाटरफॉल वाली अप्रोच पे जाएंगे, तो उनका वही हाल होगा जो नोकिया का हुआ। तो डेट्स वाई ये दो अप्रोचेस हैं और ये दोनों को अलग अलग अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपको रिस्क की कैलकुलेशन करते हुए कंसीडरेशन ये देखनी पड़ती हैं। ओके जी, 7 स्टेप्स में से आपको पता है जी हमने ITTO करने होते हैं। व्हाट इज आई फॉर इनपुट्स, TTO, टी एंड टी इज टूल्स एंड टेक्निक, एंड O फॉर आउटपुट। ये हम पहले भी करते आ रहे हैं, ये स्टेप्स हैं, थोड़े से बोरिंग होते हैं बट हमें ये पढ़ने होते हैं, इसके बगैर हम आगे चल नहीं सकते। तो जो 7 प्रोसेस थे उसमें पहला था जी प्लान करना है अपने रिस्क मैनेजमेंट को, उसके ITTOs क्या होंगे, यानी उसमें इनपुट्स क्या होंगी। आपको प्रोजेक्ट का चार्टर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आप रिस्क को प्लान करने जा रहे हैं तो आपका चार्टर आपके पास प्रोजेक्ट का होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं बुक भी चलाऊं, क्योंकि ना कुछ चीजें बुक के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल अच्छी होती है, तो मैं इन दोनों को शिफ्ट ओवर करता रहूंगा। चैप्टर नंबर 11 है जी ये बुक में। ये अगर आप स्लाइड से हट के पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छी डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं, क्वालिटी की डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं, तो PM बॉक का चैप्टर नंबर 11 है। और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे, मुझे बल्कि अफसोस है कि मैं इसी से पढ़ाता, यहाँ पे मुझे बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स भी नजर आ रहे हैं जो आपको आम हालात में समझ नहीं आएंगे, लेकिन चले मैं कहीं ना कहीं इनको कवर करता जाऊंगा। राइट, मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, राइट।
आपको इसके इनपुट में जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान चाहिए। ठीक है, अब आपको वैसे याद होना चाहिए क्योंकि हम ये चीज काफी दफा पढ़ चुके हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है। बट इफ यू डोंट रिमेम्बर तो आपने सीधा पीएम बॉक के चैप्टर पे जाना है, चैप्टर 11 पे, जहां पे ये हेडिंग आएगी ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इनपुट्स में, यानी आईटीटीओस जब आप शुरू करेंगे तो आपको जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, चले मैं ऐसा करता हूँ आपको शेयर भी कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको सर्च कैसे करना है चीजों को। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये बुक खोली हुई है। यस, ये बुक आपको नजर आ रही होगी। अगर आप ये देखें ना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के नाम से हेडिंग आएगी। तो अगर तो आपको नहीं मतलब याद आ रहा कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में तो ये इसने सेक्शन, ये इसने एक लगाया हुआ है, एक कह लें कि बुक मार्क किया है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस जगह पे लेके चला जाएगा जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, उसमें स्कोप भी आता है, उसमें रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, उसमें शेड्यूल भी आता है, उसमें कॉस्ट भी आती है, उसमें क्वालिटी भी आती है, उसमें रिसोर्स भी आता है, उसमें कम्युनिकेशन, यानी जितने वो 10 के 10 प्रोसेस हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में आते हैं। ठीक है, अब फर्दर अगर आपने इनकी डिटेल, जैसे स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, आप इसके इसका ये लगा हुआ है बुक मार्क, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी डिटेल दे देगा स्कोप मैनेजमेंट प्लान की। तो इस बुक के अंदर ये बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन हुई हुई है, आप कहीं से कहीं पे भी पहुंच के सारी डिटेल निकाल सकते हैं इफ यू डोंट रिमेम्बर। वैसे इनमें से ज्यादातर चीजें हमने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरीके से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो आपको प्लान करना है जब रिस्क मैनेजमेंट, उसकी इनपुट्स में एक तो आपको प्रोजेक्ट का चार्टर चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर में आप क्या क्या होता है यू शुड नो इट, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट चार्टर बड़ी डिटेल में पढ़ा है और आपने इसके ऊपर एक असाइनमेंट भी बनाई है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो मैंने आपको जैसे बता दी है। शेड्यूल भी आता है, कम्युनिकेशन भी आती है, वो 10 के 10 वो जो हमने प्रोसेस पढ़े हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ सेक्शन 4.2.3.1 में जाके देख सकते हैं। तीसरी जो इनपुट्स हैं जी वो प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब ये भी कई जगह पे आ रहे हैं, आपने देखना है इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो आप सीधा सीधा सा यहाँ चले जाएं। अच्छा, ये स्टेक होल्डर रजिस्टर है। ये कहीं और ले गया, खैर। प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनका आगे जिक्र अभी आएगा, वो मैं आपको वहीं पे क्लियर करता जाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको वापस स्लाइड्स पे लेके जा रहा हूँ। दैट वाज जस्ट टू शो यू के इफ यू जस्ट फाइंड एनी प्रॉब्लम कि हमने डिटेल कहाँ से लिखनी है तो आपको डिटेल कहाँ से मिलेगी। राइट जी, ये जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपकी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं, आपके प्रोजेक्ट के अजम्पशंस भी होती हैं, आपके स्टेक होल्डर के नाम भी होते हैं, आपका रिस्क के रजिस्टर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस जगह यानी कि प्लान करने के लिए रिस्क को आपको जो चीजें चाहिए वो सिर्फ स्टेक होल्डर रजिस्टर, यानी आपको एक वो रजिस्टर चाहिए जिसमें आपके स्टेक होल्डर की डिटेल हो कि कौन कौन अफेक्टीज हैं या कौन कौन उसके अंदर पैसे लगा रहे हैं या कौन कौन उस प्रोजेक्ट से रेलिवेंट लोग हैं। इसके बाद ये EEF OPS पे पहले ही बहुत डिस्कशन हो चुकी है। EEF कहते हैं एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर को, और OPA कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स को। तो आपके ये एक छोटा सा ये साथ मैंने यही लगा दिया है। ठीक है, ये बता रहा है इन EEF और OPS कोई, यानी ऑर्गेनाइजेशनल के रिस्क पॉलिसी क्या है, आपके रिस्क की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये आगे मैंने बनवाना है आपसे भी। ठीक है, और कॉमन डेफिनेशंस रिस्क की कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं EEF एंड OPA में। ठीक है, टेम्पलेट्स, आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टेम्पलेट्स बने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देंगे तो आपको उसके कुछ फॉर्मेट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, कि आपने इस तरह डॉक्यूमेंट बनाना है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं। तो वो जो टेम्पलेट्स होते हैं रिस्क रजिस्टर के, रिस्क रिपोर्ट करने के, और किस किस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आते हैं इनमें।
और अथॉरिटी लेवल के कौन डिसीजन कर सकता है। इसके अलावा लेसन लर्न रिपोजिटरी, ये इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा रिस्क पहले हो चुका हो तो उससे आपने लेसन क्या सीखा। अगर खुदा ना खास्ता हमारे डिपार्टमेंट में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो, उस वक्त हमने कैसे उसको कवर किया, उससे हमने जो लेसन सीखा, वो सारा कहते हैं कि जी पिछला जो रिकॉर्ड होता है ना, उसको हम कहते हैं रिपोजिटरी। तो ये सारी चीजें, ये जो दो EEF और OPA हैं, उनमें ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, यानी कि कुछ टेम्पलेट्स, प्रोसीजर्स और हिस्ट्री वाली चीजें। अब जी टूल्स एंड टेक्निक, आप कैसे एक्सपर्ट जजमेंट, आप एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी हम प्लान कैसे करें रिस्क को। एक्सपर्ट वो तमाम लोग होते हैं जो पहले इस टॉपिक पे काम कर चुके हों या जिनका एक्सपीरियंस हो। मीटिंग्स करें, मीटिंग्स में कौन कौन लोग होते हैं जी? प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, इसके अलावा जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो जो पैसा लगा रहे होते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं। डेटा एनालिसिस किया जाता है जी, स्टेक होल्डर कौन कौन है उनका एनालिसिस किया जाता है, और इसकी आउटपुट में हमें मिलता है जी रिस्क मैनेजमेंट का प्लान। तो ये इसका भी पहला स्टेप है, अभी मैंने इसको खत्म नहीं किया। रिस्क मैनेजमेंट प्लान जब बन जाता है ना, इसमें ये 6 चीजें होती हैं। नंबर 1, रिस्क को कवर करने की स्ट्रेटजी क्या है। जैसे मैं ये कहता हूं जी मेरी फैक्ट्री में आग लग जाए, लग सकती है, ठीक है ना, तो उसका वो एक रिस्क है। उसकी स्ट्रेटजी मैंने क्या बनाई है, क्या मैंने उसकी क्या कहते हैं उसको जो हम करवाते हैं, इंश्योरेंस, एक आपने इंश्योर करते हैं चीजों को, क्या मैंने कोई इंश्योरेंस कराई है उसकी? ठीक है, तो वो मेरी एक रिस्क स्ट्रेटजी है कि अगर मेरे एसेट्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है, जैसे मैं कोई गाड़ी ही खरीदता हूं तो अक्सर उसकी मैं इंश्योरेंस कराता हूं, बिकॉज देयर इज अ रिस्क कि वो एक्सीडेंट हो जाए या चोरी हो जाए या व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ये सारा रिस्क होता है, उसको मैंने, उसकी मेरे पास स्ट्रेटजी क्या है, फिर वो स्ट्रेटजी जब मैं अडॉप्ट करूंगा तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, फिर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन बंदा है जो इसको देखेगा। खुदा न खास्ता आग लगती है तो कौन बंदा है जो उसको देख रहा है या देखेगा, या कौन उसको रिस्पॉन्स करेगा। फंडिंग कहाँ से आएगी, ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे, टाइमिंग कितनी लगेगी, और रिस्क की कैटेगरीज हमें मिल जाएंगी। इसको हम कहते हैं RBS, फॉर रिस्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। जैसे हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया था, मैं अभी थोड़ी देर में आपको रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बताऊंगा वो कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है जी रिस्क मैनेजमेंट प्लान, और आगे वो मुझे रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे ही लेके जा रहा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 किस्म के रिस्क होते हैं। एक होता है जी टेक्निकल रिस्क, दूसरा होता है मैनेजेरियल रिस्क, तीसरा होता है कमर्शियल रिस्क, और चौथा होता है एक्सटर्नल रिस्क, ठीक है। ये हमेशा आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 किस्म के रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकी बेस के ऊपर ही आप जो है वो आगे इनको कैटेगराइज करते हैं। ओके, मैं एक साथ साथ डॉक्यूमेंट भी देख रहा था जो मैंने इस पे बनाया था, वो भी चलें साथ में लेते हैं। टेक्निकल रिस्क होता है, ठीक है। टेक्निकल रिस्क में क्या आता है जी, जो आपने, आपका स्कोप है, यानी जो आपने प्रोजेक्ट का स्कोप रखा है, जो आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने एस्टिमेट्स बनाए हैं दिनों के या पैसों के, जो आपने एजम्पशंस ली हैं, और जो कंस्ट्रेंट्स हैं, टेक्निकल का जो प्रोसेस यूज होना है, जो मशीनें टेक्नोलॉजी यूज होनी है, या टेक्निकल इंटरफेसेस कहते हैं कि अगर कोई चीज जो है वो ऑटोमेशन पे है, ठीक है, तो उसको उसके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर लगा होगा। तो ये सारे के सारे टेक्निकल रिस्क में आते हैं। इसके बाद जी आपके मैनेजमेंट के रिस्क हैं। मैनेजमेंट के रिस्क में होता है कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं आ रहा, आर्मी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसका पोर्टफोलियो, आपको पता है प्रोजेक्ट एक छोटी एंटिटी होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स मिलके पोर्टफोलियो और फिर एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके एक रिस्क हैं। अगर कोई ऑपरेशन मैनेजमेंट का रिस्क है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का रिस्क है, ये सारे के सारे आपके मैनेजमेंट रिस्क में आते हैं। फिर आपके कुछ कमर्शियल रिस्क होते हैं। कमर्शियल रिस्क होता है जी आपने जो सप्लायर जिनसे आप सामान खरीद रहे हैं या वेंडर, उनके साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, कोई प्रोक्योरमेंट यानी चीजें जो आपने परचेज करनी है, सब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्लाइंट जो आपका है, यानी जिसको आपने बेचने हैं, वो उसकी स्टेबिलिटी, उसके पैसे यानी उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, जो आपने पार्टनरशिप्स की हैं, ठीक है, जॉइंट, ये जेवी मतलब जॉइंट वेंचर किए हैं, ठीक है, ये सब कमर्शियल रिस्क में आते हैं। एक्सटर्नल रिस्क वो होते हैं जो जनरली आपके कंट्रोल में नहीं होते। एनवायरमेंटल वेदर, यानी अगर मे बी आप जो है वो कुछ चीज सप्लाई लेके जा रहे हैं तो वहां पे वेदर खराब हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है।
पॉलिटिकल कोई अचानक मसला हो जाए, कोई कानूनी लेजिस्लेशन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, या वही अगेन करेंसी का जो है वो साइट की फैसिलिटीज, ये सारे एक्सटर्नल रिस्क में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में कैटेगरीज बना दी हैं और अगली स्लाइड में भी यही है। ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क 4, ये इसका आरवीएस लेवल 1 है। ठीक है, पहला लेवल जो है उसमें हमने इसकी 4 कैटेगरीज बनाई हैं, टेक्निकल, मैनेजमेंट, कमर्शियल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद उसने फिर आरबीएस लेवल 2 के ऊपर इसकी फर्दर डिवीजन कर दी, यानी टेक्निकल रिस्क में ये चीजें आती हैं, मैनेजमेंट रिस्क में ये, इसी तरह कमर्शियल में ये, और एक्सटर्नल में ये लेजिस्लेशन, एक्सचेंज, वही जो मैं पिछली स्लाइड पे आपको बता के आया हूँ। ठीक है, तो ये सर जो इसने करेंसी जी सर जो करेंसी है वो कमर्शियल में नहीं आनी चाहिए, करेंसी का नहीं, डाउन होना। एक्सटर्नल में इस वजह से इसने डाली है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जी कुछ जी इन रिस्क को अगर मैं छोटी कैटेगरी डालूं ना, तो कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल वो होते हैं जिनको आप किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सटर्नल वो हैं जिनको आप जी सर। बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। एनवायरमेंट ओके, मैं रुक गया था। मैं आगे चल रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, इसके साथ ना मैं आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट दिखा दूं जो मैंने भी बनाया था। असल में ना मल्टी चीजें शेयर हो नहीं सकती हैं, खत्म करके फिर दूसरी शेयर होती है। ये आपको एक एक्सेल की शीट नजर आएगी, मैं इसको भी फर्दर, अभी मैं पूरा नहीं आपको बता रहा क्योंकि ये अभी फर्दर एलाबोरेट करेंगे। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था कुछ अर्सा पहले जिसमें ये रिस्क की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, पहले टेक्निकल रिस्क मैंने डाले थे, ठीक है, फिर मैनेजेरियल डाले थे। अब ये ना परफेक्ट नहीं है, मे भी इसमें गलतियां हों क्योंकि ये मेरी ही बनाई हुई है, डेफिनेटली ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पे चेक नहीं की गई अभी। ठीक है, इसमें गलतियां हों, लेकिन बहरहाल एक जनरल सा आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये दिखाया। कमर्शियल रिस्क हैं और ये एक्सटर्नल रिस्क हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर आप एक्सटर्नल रिस्क हैं, इसमें आपका रिसेशन यानी कि जो एक्सचेंज रेट भी आ जाता है, जिसमें आपका ये आजकल आप कहते हैं कि जी अफराते ज़र या उस तरह की चीजें आ जाती हैं, कंपटीशन आ गया, कोई और कंपेटिटर, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। एक्सचेंज रेट हो गया या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, ठीक है, लीगल एक्शन हो गया, थेफ्ट ऑफ मटेरियल, चीजें कुछ चोरी हो जाती हैं, ये वेदर वगैरह, ये सारा एक्सटर्नल में डाला हुआ है। ठीक है, अगेन मैं बताऊं ये परफेक्ट नहीं है, मे बी इसमें गलतियां हों। ठीक है, तो कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो इस वजह से ये जनरल सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अभी ये डॉक्यूमेंट बड़ा लंबा है, अगर आप देखें इसमें पहले नंबरिंग की गई है, मतलब मैंने रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया है, पहला मैंने 4 हिस्सों को देखा है, उनको मैंने फर्दर पे डिवाइड किया है इनके अंदर। ठीक है, तो आगे जो चीजें हैं इनको अभी छोड़ दें क्योंकि ये अभी हमने पढ़ी नहीं है, जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पूरा जब डॉक्यूमेंट बन गया ना, तो इसको हमने नाम दिया रिस्क रजिस्टर का। ये जब पूरा डॉक्यूमेंट बन गया, इसको मैंने नाम दिया रिस्क रजिस्टर का। ठीक है, अभी आप इसको यहाँ तक देखें, रिस्क डिस्क्रिप्शन तक, ये प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, सिवेरिटी, ये मैं आगे आपको बताऊंगा फर्दर टॉपिक में। जी, कोई क्वेश्चन सर पूछना चाह रहा है? मुझे जो आवाज नहीं आ रही सही। मार्जिनल रिस्क का आप कोई कह रहे थे, वो क्या चीज़ है, वो जरा बता दें सर। मर्जर या जॉइंट वेंचर होता है, दो या दो कंपनीज आपस में मिल के कोई काम करती हैं, जैसे पैकेजेस, शायद आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी लाहौर में है काफी बड़ी। ठीक है, चले नहीं भी सुना तो इट्स ओके, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। हमें ये जितने टिश्यू पेपर्स होते हैं रोज पेटल के और ये सारे, ये पैकेजेस बना के देती है। और इसके अलावा जो आपके काम जैसे आपने कार्टन देखे होंगे, जैसे बिस्किट्स हैं वो कुछ कार्टन्स में पैक होते हैं, वो कार्टन सारे जो हैं वो ये बनाते हैं पैकेजेस वाले। तो अब ये जो पैकेजेस वाले हैं, ये बेसिकली कार्टन के ऊपर प्रिंटिंग भी होती है, आपको कुछ कलर नजर आते होंगे, कुछ जो हैं वो तस्वीरें नजर आती होंगी। ठीक है, जैसे अगर आपने बिस्किट का, या चलें आप सिगरेट की एग्जांपल ले लेते हैं, आप सिगरेट देखते हैं तो उसका जो डब्बा होता है वो पूरा कार्टन ये पैकेजेस वाले बनाते हैं, उसके ऊपर कलर भी होते हैं और डिफरेंट चीजों की प्रिंटिंग हुई होती है। तो अब ये जो प्रिंटिंग के लिए जो इंक्स हैं वो
इनको जो प्रोवाइड करती है वो एक कंपनी है जिसका नाम है DIC। आई डोंट रिमेम्बर DIC से बनता क्या है, बट वो एक DIC नाम की कंपनी है जो इनको प्रोवाइड करती है इंक्स। ठीक है, तो इन दोनों ने फिर आपस में मर्जर किया हुआ है, ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है कि वो उसकी सप्लायर है। ये दोनों हैं आगे पीछे ही बनी हुई। ठीक है, वो सप्लायर है DIC। अब DIC सिर्फ पैकेजेस को नहीं देती, बिजनेस वो और भी कंपनी से करती है, बट उसका मेजर कस्टमर पैकेजेस ही है, तो इनका आपस में मर्जर हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जब आप किसी और कंपनी को जो किसी और चीज में स्पेशलाइज है, लेकिन वो आपको एक बड़ी आपकी एक बड़ी सप्लायर है, तो आप उसके साथ मर्जर कर लेते हो। ठीक है, अपना फायदा देख के, फाइनेंशियल चीजें देख के आप मर्जर कर सकते हो। तो उस इन चीजों को हम कहते हैं मर्जर हो गया। ठीक है, अच्छा मर्जर जो होता है ना, उसके अंदर एक कंपनी दूसरी को खरीद लेती है टोटल। मर्जर के अंदर एक कंपनी दूसरी को खरीद लेती है, लेकिन जो जॉइंट वेंचर होता है ना, इसमें कंपनी दूसरी को खरीदती नहीं है। ठीक है ना, जॉइंट वेंचर में मतलब वो रहती अलग अलग हैं, लेकिन वो मिलके इकट्ठा काम करती हैं। इसकी एक एग्जांपल किसी जमाने में सोनी एरिक्सन होती थी, अभी और भी शायद होंगी मेरे जहन में एग्जांपल, अगर आपके जहन में कोई आ रही हो तो यू कैन शेयर। जैज भारत। जी जी जैज भारत। बिल्कुल, वो मर्जर हो गया, जैज ने वारियत खरीद ली है बेसिकली पाकिस्तान की हद तक। ठीक है, मेरे ख्याल से उन्होंने वो टोटल उसके शेयर खरीद लिए हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट वो टोटल उसने परचेज कर लिया है उसकी शेयर सर पाकिस्तानी जैसे की हद तक। सैमसंग ने अपनी हैंडपीस के लिए AKG को कर लिया हुआ है। सॉरी, दोबारा दोबारा बोले। सैमसंग अपनी हैंडपीस के लिए AKG को यूज करता है, उसने वो बाय ओके, कर और ली है। वो उन्होंने बाय कर लिया, राइट। ठीक है, तो वो उन्होंने, ठीक है, वो तो मर्जर हो गया। अब जॉइंट वेंचर की एग्जांपल आप मेरे ज़हन में आ रही है, पहले सोनी और एरिक्सन दो कंपनियां होती थी, इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था, लेकिन बाद में ये अलहदा हो गई थी। और भी आपको एग्जांपल यहाँ पाकिस्तान में शायद आपको नाम पता हो, डेस्कॉन एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मतलब मैकेनिकल के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती है, और इसकी एक जो जॉइंट वेंचर हुई थी वो JGC नाम की एक कंपनी थी। JGC बेसिकली इंटरनेशनल कंपनी थी और डेस्कॉन पाकिस्तानी कंपनी थी। इन्होंने जॉइंट वेंचर किया और फिर जो टोटल नाम बना वो JGC डेस्कॉन था, और फिर इसको बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले, यानी ये कुवैत में, अबू धाबी, दुबई, यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। तो इस तरह के मतलब इसको आप जॉइंट वेंचर या मर्जर कह सकते हैं। ओके राइट। तो सर जी जी। जिसकी 4 किस्में बताई थी उसमें दूसरी किस्म का बता दे, वो मर्जिनल रिस्क था या इस तरह कोई नाम लिया था आपने, वो क्या चीज है जी? जी आप इसकी बात कर रहे हैं। रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी 4 किस्में बताई थी जो दूसरे नंबर पे आपने बताई थी। टेक्निकल रिस्क और दूसरा मैनेजमेंट का रिस्क। मेरी स्लाइड नजर आ रही है ना आपको? जी जी, सर। स्लाइड नजर आ जी रही है आपको? ओके। पहला आपका टेक्निकल रिस्क है, दूसरा आपका मैनेजमेंट का रिस्क। इन दोनों में फर्क होता है। देखें, टेक्निकल रिस्क टेक्निकल चीजों पे बेस करता है। आपकी मशीनरी में कोई मसला हो जाए, आप जो टेक्निकल चीजें डील कर रहे हैं, आपने जो चीज बनानी है उसकी स्पेसिफिकेशन में मसला हो जाए, कुछ जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें कोई मसला हो जाए, या आपने जो टेक्निकल टर्म्स निकाली हैं वो सारी की सारी टेक्निकल रिस्क में आती हैं। मैनेजमेंट का रिस्क होता है कि वो चीजें जो आप मैनेज कर रहे हैं, कर आप टेक्निकल चीजों को ही मैनेज रहे हैं, लेकिन उनको डेफिनेटली आप किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट के अंदर जो रिस्क होते हैं वो आपके मैनेजमेंट के रिस्क कहलाते हैं। ठीक है, इस स्लाइड को भी हम देख लेते हैं। इसमें इसने बताया हुआ है कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्ट्रक्चर में रिस्क आ जाए, कोई ऑपरेशन करते हुए रिस्क आ जाए, रिसोर्सिंग आप खरीदारी जब कर रहे हैं तब रिस्क आ जाए। ठीक है, कर आप टेक्निकल चीजों की ही खरीदारी रहे हैं, बट आप इस वक्त उसको मैनेजमेंट की सेंस में ले रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन का जो काम है वो मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये रिस्क जो है वो आप मैनेजमेंट में लेंगे, लेकिन अगर टेक्निकल चीजों के कोई रिस्क आ जाए वो आप टेक्निकल में लेंगे। ठीक है, कमर्शियल का मतलब है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं लोगों के साथ। ठीक है, कमर्शियल का बेसिकली मतलब ही यही है कि आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल का मतलब है जो इन सब से बाहर हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके, यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स की ना इसने कैटेगरीज बनाई हैं, सॉरी रिस्क की इसने कैटेगरीज बनाई हैं। कुछ रिस्क बहुत हाई होते हैं। अच्छा, यहाँ यहाँ पे वो ना असल टर्म्स यूज कर रहा है जिसको मैंने थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करना है। एक टर्म है जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कोई काम होने के।
ठीक है ना। अब सम टाइम रिस्क बहुत हाई होते हैं लेकिन उसके प्रोबेबिलिटी कम होती है। जैसे मैं कहूँ यार मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी छत गिर सकती है, अब ये रिस्क तो अपनी जगह पे है बट इसकी प्रोबेबिलिटी शायद कम हो। ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा मतलब बहुत पुराने मकान में बैठा होता तो शायद प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती, लेकिन अगर मैं एक मुनासिब जगह बैठा हूं तो शायद प्रोबेबिलिटी कम हो। तो अब मैं मतलब फिर मैंने ये दोनों चीजें देखनी है। नंबर एक, प्रोबेबिलिटी कितनी है और सेवेरिटी। अब इसकी सेवेरिटी तो बहुत ज्यादा है, खुदा ना खासा किसी कमरे की छत ही गिर जाए उसकी सेवेरिटी तो बहुत ज्यादा है कि इंसानी जानों का नुकसान होगा, वो एक बड़ा सीवियर केस है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो जब हम उसका ओवरऑल इम्पैक्ट निकालते हैं तो फिर वो इतना ज्यादा नहीं आता है। तो इस वजह से हमें ये टर्म्स आगे, या मैं पूरा आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा। किसी काम की जितनी प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ रिस्क की प्रोबेबिलिटी 70% से ज्यादा होती है, उनको हम वेरी हाई कहते हैं। ठीक है। और उनका टाइम जो होता है वो 6 मंथ से ज्यादा का होता है। यानी कि अगर उनका इम्पैक्ट पड़े ना, यानी अगर वो रिस्क जो है उसका इम्पैक्ट वो 6 मंथ से ज्यादा पे जा सकता है। और कॉस्ट जो होती है वो $5 मिलियन से ऊपर की हो सकती है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ओवरऑल फंक्शनैलिटी पे। फिर कुछ हाई होते हैं, ठीक है, उनके प्रोबेबिलिटी 51 से 70% होती है। ये 3 से 6 महीने के लिए इम्पेक्ट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। और इनका जो लॉस हो सकता है वो $1 से $5 मिलियन तक हो सकता है। और इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। फिर तीसरी कैटेगरी में मीडियम आते हैं, इनके 31 से 50% तक प्रोबेबिलिटी होती है। ये 1 से 3 महीने तक मुतासर कर सकते हैं। कॉस्ट इनकी 501,000 से $1 मिलियन तक जाती है। ठीक है। तो सम इम्पैक्ट इनकी फंक्शनल एरियाज, यानी सारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, कुछ एरियाज को इम्पैक्ट करेंगे। फिर लो होते हैं वो जी 11 से 30%, 1 से 4 वीक्स, 100,000 से $500,000 तक इनका कॉस्ट होती है। और इनके इम्पैक्ट्स बहुत माइनर होते हैं। फिर वेरी लो है, ठीक है। और इसी तरह नील है, जो 1% से कम होते हैं उनका कोई चेंज नहीं होता। तो ये इसने जस्ट कैटेगरीज बनाई हैं कि कुछ रिस्क बहुत ज्यादा, उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, वो बड़े ज्यादा टाइम के लिए मुतासर करते हैं, उनसे कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है और उनके इम्पैक्ट्स भी बहुत डिफरेंट आती हैं। तो यस, दिस इज इम्पोर्टेंट चार्ट। मैं आपको, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट चार्ट। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। मैं इसको देखता हूँ मेरे पास, अगर ये चार्ट कहीं और बना हुआ है तो। यस, बना हुआ है, चलें। इसमें हम करते क्या होते हैं बेसिकली, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर है और इसके ऊपर टाइम लगाना भी है हमें। मैं इस वजह से इसके ऊपर टाइम लगाना भी चाह रहा हूँ। और आज मेरी एक मीटिंग भी है तो मैं शायद थोड़ा सा आपको अर्ली क्विज दे के छोड़ दूंगा। क्विज आप करते रहना, ठीक है। और इसका मैं एक मेकअप लेक्चर मैंने लेना है इसी वीक में, वो मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। आपको ये एक्सेल की शीट नजर आ रही होगी। ये मैं ये रिस्क रजिस्टर था। ओके। इसके अंदर मैंने ये डिफरेंट रिस्क लिखे हैं, ठीक है, उसी को मैं आगे चला रहा हूँ। अब मैंने रिस्क की प्रोबेबिलिटी लिखी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये रिस्क हो सकता है। ठीक है। अब जैसे मैंने ये 0.2 लिखा है तो इसका मतलब है कि जी 10 में से, यानी कि 20% चांसेस हैं इस काम के होने के, तो 20% को मैंने 0.2 लिख दिया है। जरूरी नहीं है कि मैं 0.2 लिखूं, मैं इसको 20 भी लिख सकता हूँ, इट्स ओके, वो अपना अपना फॉर्मेट होता है। तो इसी तरह फेलियर ऑफ यूटिलिटीज एक रिस्क है जी, इसके चांसेस जो है वो 40% है, तो मैंने उसको 0.4 लिख दिया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लो है, उसके चांसेस 50% है, तो मैंने उसको 0.5 लिख दिया। ठीक है। अगेन ये एक आर्बिट्रेरी सा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है कि ये नंबरिंग सही हो या बिल्कुल लॉजिकल हो, ये बस एक जस्ट आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब ये है कि इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि अगर ये काम हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ 20% है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा ज्यादा होगा। यानी इसके असरात बड़े सीवियर होंगे, चाहे वो पैसों के हिसाब से हो चाहे वो किसी और हिसाब से हो। अब देखें, अगर मे बी आप एक बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर कोई रिस्क आ जाता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन इम्पैक्ट कई तरीकों से हो सकता है। मे बी आपका बिजनेस ही बंद हो जाए, सीवियर इम्पैक्ट। मे बी किसी की जानी नुकसान हो जाए, बहुत ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट। ठीक है। मे बी आपकी रिप्यूट खराब हो जाए, वो भी एक सीवियर इम्पैक्ट है। तो जितने ज्यादा नंबर होंगे
उतना वो इम्पैक्ट ज्यादा है। 0.8 का मतलब है कि जी 80% इम्पैक्ट है। अगर आपने बिजनेस की स्ट्रेटजी ही पुअर बनाई है, ये थोड़ा सा मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो आर्बिट्रेरी सा बनाया था, बट इसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाना है। अगर आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी पुअर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है 20%, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत भारी पड़ रहा है 80%। अगर बिजनेस की स्ट्रेटजी पूरा पुअर है तो डेफिनेटली बिजनेस ने फेल हो जाना है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट 80% पे जा रहा है। अब आप ये देखें, मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलरिंग की हुई है। ये 0.2 का मतलब है इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको मैंने ग्रीन किया हुआ है। लेकिन 0.8 का मतलब है काफी ज्यादा है, तो इसको मैंने रेड किया हुआ है। इसके अलावा एक तीसरा आपको येलो येलो सा कलर नजर आ रहा होगा। येलो कलर का मतलब है कि इम्पैक्ट दरमियान दरमियान में है कहीं। तो ये 3 डिफरेंट कलर यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपके ये डिफरेंट रिस्क हैं, इनके अगेंस्ट मैंने कुछ नंबरिंग की है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी की, नंबर 2 इम्पैक्ट की, ठीक है। तो कुछ आपको ग्रीन में नजर आ रहे हैं, कुछ आपको रेड में नजर आ रहे हैं, कुछ आपको येलो में नजर आ रहे हैं। तो जो ग्रीन है वो इतना ज्यादा मतलब ज्यादा नंबरिंग नहीं है, कम है। जो रेड है वो ज्यादा नंबरिंग है, और जो येलो है वो कुछ मिड मिड में है। अब अगला काम ये करना होता है, इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं सेवेरिटी, शिद्दत कितनी है। अब देखें, इसका इम्पैक्ट ज्यादा था पहले वाले का, प्रोबेबिलिटी कम थी, तो जब मल्टीप्लाई हुए तो वैल्यू कम ही बनी, तो इस वजह से ये ग्रीन में आ गई। इसकी वजह ये है कि इसके चांसेस होने के बहुत कम हैं, तो इस वजह से इसकी फिर सेवेरिटी भी कम है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन सारे यानी ये जो 2 कॉलम थे इनको मल्टीप्लाई किया, और ये सेवेरिटी वाला एक मेरे पास एक कॉलम आ गया, ठीक है। इसमें कुछ रेड हुए हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये देखें, ये वैसे गलत रेड हुआ हुआ है, ये 0.4 है। अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक रेड हुआ हुआ है। क्योंकि ये जो नंबरिंग है ना, ये एक स्टैंडर्डाइज होती है, हर एक की अपनी होती है, ठीक है। वो जो मर्जी आप रेंज रख लें, 0.4 को रेड किया हुआ है, ठीक है। तो वो एक हर एक अपने हिसाब से कर सकता है। तो 0.56 है, ठीक है। 0.56 में अगर मैं देखूं तो ये कंपटीशन है कि अगर कंपेटिटर आ जाए, ठीक है, तो उसके चांसेस भी 70% दिए हुए हैं, और उसका इम्पैक्ट भी बहुत हाई दिया हुआ है, तो 0.56 पे वैल्यू चली गई है, ठीक है। तो ये रेड जो है ये शो कर रहे हैं कि आपका सेवेरिटी कितनी है चीज की, ठीक है। तो ये आपका 3 और कॉलम हो गए। अब इनको लेकर के यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स आपको नजर आएगा। इनको प्लॉट किया हुआ है, प्लॉटिंग की हुई है, ठीक है ना। यानी मैंने वाई एक्सिस पे लिया प्रोबेबिलिटी को, और एक्स एक्सिस के ऊपर लिया इम्पैक्ट को। तो मैंने एक प्लॉटिंग की है जी। इम्पैक्ट में मैंने 0.1 0.2 0.3 ये मैंने एक नंबरिंग यहाँ दे दी, ये जो हॉरिजेंटल चल रही है। फिर मैंने जो प्रोबेबिलिटी है उसकी नंबरिंग यहाँ दे दी। फिर इन दोनों को जब मल्टी यानी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई किया है, तो क्या बना था हमारे पास, बना था सेवेरिटी, ठीक है। तो वो सेवेरिटी को मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे। तो अगर आपको कुछ को आपको रेड में नजर आ रहे होंगे, ये रिस्क नंबर 18 19 जो नंबरिंग की थी, ये जो पहला वाला था डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमने ये नंबरिंग की हुई है। टोटल जितने भी रिस्क हैं, ठीक है, ये 19 रिस्क हैं टोटल, तो इनकी नंबरिंग की हुई है। तो ये नंबरिंग यहाँ पे प्लॉट की गई है। तो ये जो रेड में है, ठीक है, ये वैल्यूज ज्यादा खतरनाक है, यानी अनएक्सेप्टेबल है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ये जो येलो में इनको कंट्रोल करना चाहिए, जो ग्रीन में है ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इनको छोड़ दें, ठीक है। तो ये हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट का एक मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। तो मैं आपको वापस प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ जहाँ पे वो ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि वहां पे उसने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई हुई, इस वजह से ये आपको अलहदा से दिखानी जरूरी थी। ये है जी प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स, अब आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर अगर आप देखें, अच्छा इसमें ना इसने डबल बनाया हुआ है। इसने एक दरमियान में एक वर्टिकल लाइन लगा दिया है। लेफ्ट साइड पे इसने नेगेटिव इम्पैक्ट लिए हैं, और राइट साइड पे इसने पॉजिटिव इम्पैक्ट लिए हैं, ठीक है। यानी सेंटर में इसने एक लाइन लगा दी है, और वाई एक्सिस पे इसने प्रोबेबिलिटी ही ली हुई है। अगर आप देखें तो नंबरिंग ये वेरी लो, यानी कि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम है तो 0.05, उससे थोड़ा ज्यादा है तो 0.10, मॉडरेट है तो 0.20, और वेरी हाई है तो 0.80। इसी तरह प्रोबेबिलिटी नीचे से ऊपर बढ़ रही है, 0.10 0.30 0.05। अब अगर आप किसी भी बॉक्स में से, मैं ये वाले बॉक्स में जाता हूँ, ये जहां मैंने ये कर्सर रखा है, या चले मैं ठहरे इसको मैं स्लाइड शो कर देता हूँ, और फिर आपको मैं ज्यादा आसानी से समझा सकूंगा। राइट।
फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे जा रहा हूँ, ये वाला जो है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इधर से इसकी वैल्यू देखूंगा जो कि 0.80 है, और इधर से इसकी वैल्यू देखूंगा जो 0.50 है। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.40 बन गई, ठीक है ना। तो अब मुझे ये देखना, अच्छा दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, यानी कि कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव, यानी कि कुछ ऐसे रिस्क हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि पॉजिटिव रिस्क भी हो सकते हैं, तो वो भी इसी तरह है कि यहाँ पे वेरी लो है, यहाँ पर लो है, फिर मॉडरेट वैल्यू, फिर हाई, फिर वेरी हाई। तो इसकी भी उसी तरह से प्लॉटिंग की या प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके, जैसे ये वैल्यू 0.80 की है, इसके अगेंस्ट अगर मैं ये वैल्यू देखूं तो ये 0.90 की है, तो इस 0.9 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0.72 बनता है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये पॉजिटिव साइड है सारी, ये वाली, ये सारी पॉजिटिव साइड है, और इधर वाली सारी नेगेटिव है। तो इनमें जितना आप इधर जाएंगे, अब ये ना मेरे पास कलरिंग में नहीं है, अदरवाइज ये जो डार्क हुए हुए हैं ये हमारे लिए थ्रेट्स हैं बड़े बड़े, ये जो डार्क हुए हुए हैं ये थ्रेट्स हैं, ठीक है। ये जो कम डार्क हुए हैं ये जरा छोटे थ्रेट्स हैं, और ये जो वाइट हैं इनको हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ आप पॉजिटिव वाली साइड में देखें तो जो हमारे पास डार्क हुए हुए हैं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। ये जो कम डार्क हैं ये हमारे लिए दरमियान दरमियान की चीजें हैं, और जो बिल्कुल वाइट हैं इनको हमने कंसीडर नहीं करना। तो इसको हम कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये इसलिए इतने ज़्यादा पॉइंट बताए हुए हैं, जैसे पहले वेरी हाई, फिर लो है, फिर मीडियम, तो सर फिर उसके आगे इसने और पॉइंट्स कर दिए हैं। तो सर हम इसको एक टेबल में भी नहीं कर सकते, जैसे वेरी हाई है तो उसके लिए हम सारे पॉइंट्स एक जैसे रख लें, और नीचे जो है वो हाई है तो उसके लिए नॉर्मल हो, लेकिन एक रेंज दे दी जाए, जैसे 1 2 3 यहाँ से हाई है और आगे 4 5 6 ये लो है। लेकिन सर इसने तो टेबल जो है ना वो तरतीब के हिसाब से दिया हुआ है, ये ऐसे तो मुश्किल नहीं होगी सर? देखें, ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ना ये आपने अपने अडॉप्ट करने होते हैं। आपने यहाँ पे वेरी लो को 0.05 उसने नंबर दिया, आप चाहें तो 5 दे दें, इट्स ऑन टू यू। आप ज्यादा कैटेगरी, तो अभी इसने थोड़ी कैटेगरीज बनाई हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं हम कैटेगरीज कम करें, नहीं, कैटेगरीज बहुत ज्यादा कम कभी भी नहीं होती हैं। आपको कम से कम 5 कैटेगरीज करनी पड़ती है, इवन 10 तक भी जाती हैं। यहाँ तो इसने वेरी लो, लो लिखा है ना, मतलब मॉडरेट लिखा है, इसके अलावा भी कैटेगरीज बन सकती हैं। जितनी ज्यादा कैटेगरीज बनाएंगे उतना आपके पास ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सर। ओके, राइट जी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है, ये यहाँ से मैं आगे शुरू करूंगा। आज मैं अभी आपको मैं क्विज देने लगा हूँ, और क्विज आपने आज खुद ही करना है क्योंकि मैं शायद अवेलेबल नहीं हूँगा इस ड्यूरेशन में। दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि सीआर अगर यहाँ पे है तो आपने सीआर मुझे जुम्मे को कोई लेक्चर अरेंज करके देना है, कम से कम सर 1 घंटे का, फ्राइडे और को अगर ज्यादा हो पॉसिबल जाए। नहीं है। फ्राइडे को पॉसिबल नहीं, सर कोई भी फ्राइडे टाइम को जुम्मे ऑलरेडी के हमारे बाद। मेकअप क्लास सर है। फ्राइडे को यानी कि हमारे लेक्चर वगैरह का शेड्यूल ऑलमोस्ट यही है। अच्छा, और कोई दिन? ये देखना पड़ेगा, आपको फिर मैसेज पे बता देते हैं। ओके, आपने ना मुझे ऑप्शन सारी भेज देनी है, मतलब जो जो ऑप्शन, सिर्फ एक नहीं बतानी है आपने, मुझे ऑप्शंस भेजनी है, फिर मैं उसमें कंफर्म करूंगा, ठीक है। हमें कम से ठीक है। कम इस वीक में एक लेक्चर और लेना है, आपका ये रिस्क वाला मैंने खत्म करना है, और फिर मैं आगे चलूंगा। हमने अपने लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी असल में पूरे करने हैं, ठीक है। सर वो 1 आवर का लेक्चर चाहिए कि 2 आवर का? यार कम से कम 1 आवर का तो हो, क्योंकि ये चैप्टर वैसे पीछे थोड़ा ही रह गया, लेकिन चलें, कम से कम 1 आवर का तो हो। सर जी ठीक जी। है सर। सर आपसे पूछना था, ये जो मिड टर्म है हमारा ओपन बुक होगा? आप क्या चाहते हैं, ओपन बुक देना चाहते हैं? चलिए ओपन बुक की क्या लेंगे? सर ओपन बुक समझ नहीं आया, क्या मतलब ओपन बुक से मुराद कैसा ओपन पेपर बुक हो? का मतलब ये है कि आप बुक ओपन कर सकेंगे, आप आपस में बातचीत नहीं कर सकेंगे, बाकी सब कुछ ओपन होगा, बट वो पेपर का लेवल इस तरह से होगा कि आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मिड टर्म शायद ओपन बुक नहीं होगा, मिड टर्म आपका ऐसे ही होगा जैसे होता है, ठीक है। फाइनल अगर आप ओपन बुक देना चाहते हैं तो मुझे, क्योंकि मिड टर्म अब फाइनल हो चुका है, उसके अंदर चेंजिंग अप करना कोई वो मुश्किल है। फाइनल अगर आप ओपन बुक देना चाहते हैं तो मुझे कंबाइन होके बता दें, ओपन बुक ले लेते हैं, आई हैव नो इशू। सर फिर ओपन बुक में ग्रेडिंग कैसी होगी?
ग्रेडिंग ऐसे ही होगी जैसे आप पेपर करेंगे। नहीं सर, जैसे आपने तो करना वो करना। चले ठीक है सर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फाइनल में ओपन बुक में तो मुझे बता दें, वो हो जाएगा, बट डेफिनेटली ओपन बुक पेपर मुश्किल होता है, ठीक है ना। सर जो आपका मेजोरिटी की नो होनी है, तो आप जैसे आपने करना है आप कर लें। ठीक है, नो होती है तो हम फिर उसी तरह कर लेंगे, ये इट्स ऑन टू यू, हमें दोनों तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सर ऑनलाइन लेने दूसरी में भी तरह कोई ही कर मसला लें। नहीं था, बट वो यूनिवर्सिटी का डिसीजन होता है ऑनलाइन लेना या ना लेना, अदरवाइज वो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं दोनों तरफ कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपको मैं जेनेरिक से क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ, मैं आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक से क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ, दोनों तरफ से चल सकता है ये। तो ओके, मैं अभी फिलहाल आपको क्विज शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ चेंजिंग होगी क्योंकि मुझे कुछ कंप्लेंट्स मिल रही थी। तो अभी 9:21 हुए हैं, ये आपका 12-13 मिनट का क्विज है। ओके, आप सब लोग अपने एडमोडो को ओपन करें। मैं क्विज शेयर करने जा रहा हूँ, इट विल बी ऑफ 13 मिनट्स एंड मैक्सिमम टाइम जिसमें आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं वो मैंने 9:22 है, तो चलें 9:40 सेट कर देते हैं। मतलब 9:40 से पहले पहले अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 13 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। अगर आप थोड़ा डिले करके स्टार्ट करना चाहते हैं, बल्कि यार नहीं, ऑप्शन ना ही दी जाए मेरा ख्याल है, आप स्टार्ट करें। अभी 9:23 हैं, 25 सर बस 1 मिनट वेट करें सर, थोड़ा सा प्लीज। एंड जल्दी ब्रो जल्दी हो जाए। सर लैपटॉप ऑन हो रहा है, प्लीज थोड़ा सा। फिर एक आधा मिनट ऊपर रख दें, क्योंकि कभी कभी ना वो इशू वगैरह भी आ जाता है एडमोडो पे ना। वो इशू हुआ तो इसने ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाना है। सर नहीं, वो सबमिशन का इशू नहीं आता, कभी कभी ना यानी कि शो वगैरह लेट होता है एडमोडो पे। मेरे साथ लास्ट टाइम ना मशीन डिज़ाइन की क्लास में होता तो मेरा पूरा क्विज ही रह गया था उस दिन। चले आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं। सर कब से कब तक टाइम है ये बता दें, आखिरी टाइम टाइम स्टार्ट बता होने दें। लगा है, अभी स्टार्ट होने लगा है, और आपने जैसे ही स्टार्ट होगा 13 मिनट के अंदर इसने सबमिट हो जाना है। आपने 13 मिनट में इसको मैं बल्कि 11 करने लगा था, लेकिन चलें 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। 13 30 वाला नहीं है क्विज, तो आपने उससे पहले पहले सबमिट कराना है इसे। मतलब 13 मिनट में सबमिट हो जाएगा, और बहुत लेट नहीं जाना। मैं इसकी फाइनल अभी 9:24 हुए हैं, फाइनल लिमिट इसकी जो है ना 9:37 या 6 इस रेंज में मैंने सेट करनी है, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्विज की सर ड्यूरेशन में 40 मैं कर शायद दें। नहीं होऊंगा अवेलेबल, आई विल बी इन ट्रैवलिंग। तो आप लोगों ने इसको खुद ही से देखना है, इसको करें, ठीक है। अगर कोई गलत होता है क्वेश्चन या कोई गलती होती है तो वो मैनेजेबल होती है, क्योंकि आपकी जो ग्रेडिंग होनी है वो रिलेटिव होनी है, तो डेट डजंट मैटर, ठीक है, वो उसी के हिसाब से होनी है। इस वजह से वो इतना मसला नहीं होगा। अगर कोई गलती होती है तो सारी क्लास को नंबर मिल जाते हैं, और अगर ना भी मिलें तो भी डजंट मैटर, क्योंकि वो बात वही है रिलेटिव ग्रेडिंग पे। अगर सारी क्लास का एक एक नंबर बढ़ भी जाए तो बात वहीं पे आनी है। तो सर टाइम 9:40 कर दें। चले 9:40 कर दिया मैंने, ठीक है। बट अब आपको कंप्लीट होने पे आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी कंप्लेंट्स आ रही थी, जो बच्चे शेयरिंग कर लेते हैं आपस में कुछ जल्दी करके आपस में, तो वो अब आपको नहीं मिलेगा। आपको स्कोर अपना मिल जाएगा जब आप कंप्लीट करेंगे, करेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेंगे। सर ओपन कब तक कर सकते हैं? आप ओके हैं, कर दूं मैं शेयर? कर दें। यस सर।
ओके जी, इट इज असाइन टू यू। आप इसको रिफ्रेश करें पेज को और ओपन आपको शो हो जाएगा क्विज। जी, कोई रिस्पॉन्ड कर दे, उसको शो हो रहा है कोई एक बंदा। यस सर, हो रहा है शो। हो रहा है, ओके जी। मैं आज का लेक्चर हो खत्म गया। कर रहा हूँ, आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है।